इस दौर में जब दोनों पार्टियों ने लगभग टिकट बांट दिए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या नेशनल इंटरेस्ट में भी देखा जाए तो पूरे देश में लगभग टिकट बढ़ चुके हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में युवाओं का चेहरा कम ही दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में जब कंपैरेटिवली देखा जाए तो कांग्रेस के पास कुछ युवा चेहरा ज़्यादा है बीजेपी के कंपैरिजन में, लेकिन क्या वो चेहरे जीतू पटवारी की तरह ग्राउंड से उठ के आए हैं या दादा परदादा का अपना पॉलिटिकल विरासत रही है उसके आधार पे आए हैं? मेरे साथ हैं जीतू पटवारी जो कि कैबिनेट में मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। सर स्वागत है आपका लोकनीति में। और मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं लोकनीति। और ये हमारा पहला इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इसके बाद 7 कंटिन्यू आपको इंटरव्यू देने वाले हैं। मेरा पहला प्रश्न, दोनों पार्टियों ने टिकट लगभग बांट दिए हैं। सबसे पहला मेरा महिलाओं से प्रश्न है कि दोनों पार्टियों को मिला करके महिलाओं का जो रेशियो है वो 33% तो आ ही नहीं रहा है। जब आप 33% लोगों को टिकट ही नहीं दे रहे हैं तो संसद में चुन के कैसे जाएंगे? राजनीति में ये जरूर है कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून से भी और नीति से भी और नियत से भी हमें 33% महिलाओं को आरक्षण की बात तो एक मोटिव है, पर 50% आबादी को 50% हिस्सा मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमने आरक्षण को 33% महिलाओं के खूब जोर दिया है। और सोनिया गांधी आप देखोगे, राहुल जी को देखोगे तो उन्होंने प्रेशराइज किया कई बार इस सरकार को भी, और अपनी सरकार में रहते हुए भी, चूँकि यूपीए की सरकार थी, कोलिशन की सरकार थी, उस समय घटक दल विरोध में था, पर कांग्रेस की नीयत सबको पता थी। जी। तो हमारी नीति है कि 33% आरक्षण 100% हो। पर चूँकि बंदिश नहीं है, कानून नहीं है, परिस्थितियाँ नहीं है, तो विनिंग पॉसिबिलिटीज़ पे वर्क किया जा रहा है। तो जो विनिंग पॉसिबिलिटीज़ पे वर्क करना अपने आप में इस बात का घोतक है कि नेचुरल है कि सबसे पहले महिलाएं उतनी ताकत से अभी समाज में इलेक्टेड पॉलिटिक्स में वर्क नहीं कर पा रही है, इस कारण उनका प्रतिशत कम है, जो चिंता का विषय है। पर हमारी नीयत क्लियर है, 33% आरक्षण होना चाहिए, 100% होना चाहिए, पार्टी ने भी करना चाहिए और कानून के संबंध में आना चाहिए। बहुत कम लोग इतना फ्रैंक आंसर दे पाते हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा आपने कि जो है थोड़ा सा विनिंग क्वालिटी वाली जो बात आती है, जो स्विंग करके रिजल्ट कन्वर्ट करने वाली बात आती है, उसमें महिलाओं का जो प्रेजेंटेशन है, तो ये सर ये जो डेटा बेसिस पे आप बता रहे हैं या एक मानसिकता अभी भी पॉलिटिकल गलियारे में ऐसी है कि महिला पुरुष के तुलना में कहीं ना कहीं एक कमजोर कैंडिडेट मानी जाती है? नहीं, अब मानसिकता थोड़ी बदली है, थोड़ी नहीं बहुत बदली है। महिलाओं को आप किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं आंकते, पर चूंकि लोकतंत्र में हमेशा मोटिव होता है कि एक फिजिकल वर्क होता है, आप डायरेक्ट जनता के बीच में आपको हर तरीके से जाना होता है। तो समाज में, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को इसकी बंदिश है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। पर चूंकि आजकल लिटरेसी बढ़ी है, लिटरेसी बढ़ने के साथ साथ महिलाओं का विज़न खुला है, वो भी आज पुरुषों के मुकाबले उसी तरीके से वर्क भी करती है, अपनी आवाज़ भी उठाती है, अपने हकों के लिए लड़ती भी है। तो इसीलिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है कि पब्लिक में जाके या प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कंटिन्यूशन सक्रियता रखने में लगातार महिलाओं को उतनी थोड़ी सी कमी आती है या थोड़ी सी दिक्कतें आती है, इस कारण से उनकी कमी है जो धीरे धीरे सुधरेगी, 100% सुधरेगी। टिकट बढ़ गए हैं लगभग सरकार मध्य प्रदेश में, और केंद्रीय कमेटी ने टिकट फाइनल कर दिया है। सुनने में ऐसे चर्चा है, मैं एक न्यूज़ चैनल का वेबसाइट पे आपके संदर्भ में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया था कि आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में मेरी पार्टी में टिकट नहीं मांगा जी। और मुझे मेरी उम्र से ज़्यादा, मेरी जितना पॉलिटिकल करियर है, दूसरा कोई व्यक्तित्व मध्य प्रदेश में नहीं है जिसको इतनी जल्दी इतना सब कुछ पार्टी ने दिया हो। मेरा मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम कृषि प्रधान वर्ग से बिलोंग करते हैं। दोनों परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो दिया वो दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। नहीं। मैंने ये कहा कि पार्टी आदेश करेगी वो करूँगा, अगर पार्टी कहेगी कि लड़ना है तो आई एम एग्री, अगर वो कहते हैं कि नहीं आपको जो जिम्मेवारी है उसी को आपको निर्वहन करना है तो आई एम एग्री। तो जिम्मेवारी में अभी क्या जिम्मेवारी है फिलहाल? मैं आई एम दिस टाइम इन एजुकेशन मिनिस्टर, हायर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। चुनावी जिम्मेदारी क्या आपके पास है? मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश सरकार का। अभी कमलनाथ जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पार्टी के काम होते हैं, कैंपेनिंग होती है जगह जगह, और पार्टी के अभी भी हम जा रहे हैं तो मीटिंग लेने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पार्टी की गतिविधियाँ होती है वो चाहे बूथ लेवल के कार्यकर्ता के रूप में हो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में, सरकार के मंत्री के रूप में है, या पार्टी की गतिविधियों को संचालन करने के रूप में है, दिन रात काम करता हूँ।
देखिए, आपने बहुत क्लियरली बोला कि आप थोड़ा सा करीब हैं सरकार में, आप पार्टी में आपकी एक अपनी पैठ है, और जिस तरह से कार्यवाहक अध्यक्ष आपको बनाया अभी यहाँ है प्रेजेंट टाइम में। ऐसे में एक क्वेश्चन ये भी आता है सर कि जो युवा है, युवा इस मतदान में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है जो होने वाले चुनाव हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए कि 40 के आसपास का मामला लगभग टाई रहा दोनों पार्टियों का, ऐसी स्थिति में आप वो स्विंग बनाने के लिए, वो सीट कन्वर्जन, क्योंकि मत प्रतिशत तो बराबर थे विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव के मुद्दे भी थोड़ा अलग होते हैं, 15 साल के इंडियन कन्वेंशन के साथ थी, लेकिन मोदी वेव की जो बात होती है वो थोड़ा अभी भी डिस्टिंक्ट दिख रहा है उसका समाज के अंदर। तो उसके लिए किस तरह तैयारी है पार्टी की इस वेव को रोकने के लिए, और सरकार में अब कितनी सीटों की उम्मीद कर रही है कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में? आपके 3 प्रश्न बने पूरे वक्तव्य में जी। आपने एक तो ये कहा कि कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी जी, और दूसरा कहा कि जो पिछली सरकार थी वो लगभग टाई के स्थिति में रही जी। आपको ये लोकतंत्र की मुख्य जो खूबसूरती है उससे आप अनभिज्ञ हैं जी। इसमें जो जीता वो सिकंदर जी। 1 वोट 49 वोट इंटू 100, 49 इंटू 0 और 51 टू 100 जी। आप ये देखो कि लोकतंत्र में जो जीत गया उसको जनाधार मिलता है। ये हमारे लोकतंत्र की परिस्थितियाँ। कांग्रेस पार्टी की 55 सीटें थी और उससे उनको 114 सीटें मिली। बीजेपी की 135 सीटों से ऊपर थी, 65 सीटों से ऊपर थी और उसको जाके 100 के आसपास गई, तो वो हारी है और कांग्रेस जीती है। दूसरा, हमारी सीटें 29 सीटों पे हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हमें आशा है कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। 100% स्विफ्ट की बात की जा रही है। जहाँ पर मोदी जी का आपने सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अंतर क्या है? कांग्रेस का विचार क्या देता है, मोदी का विचार, बीजेपी का विचार, जनसंघ का विचार, आरएसएस का विचार क्या देता है? हम देते हैं सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। महात्मा गांधी, महावीर, भगवान महावीर और उनके एथिक पे बनी हुई हमारी पार्टी है। जिए और जीने दो के सिद्धांत का हम परिपालना करते हैं। हम अहिंसा को आत्मसात करके सर्वधर्म संभाव इंसानियत को आगे रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जात की बात करती है, धर्म की बात करती है, तोड़ने की बात करती है, बांटने की बात करती है, भ्रमित करने की बात करती है, भविष्य के डर बताकर वोट लेने की बात करती है। कांग्रेस भविष्य के सपने दिखाकर वोट लेने की बात करती है। हम प्रेम से जीतना चाहते हैं, वो नफरत से जीतना चाहते हैं। तो इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा। आपको नेगेटिविटी का कोई ब्लास्ट करना हो तो बहुत सरलता से होता है, और पॉजिटिविटी से अगर कोई काम करना हो तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सकारात्मकता मिलती देर से है, सफलता में देर से मिलती है, तकलीफ भी आती है पर ज़्यादा दिन चलती है, उसकी आयु ज़्यादा होती है। तो कांग्रेस इसीलिए 70 साल से इस देश पे राज कर रही है। सकारात्मकता है, तकलीफें आती है, ब्लास्ट होते हैं नेगेटिविटी के, तो उसमें नुकसान भी होता है, पर यथासंभव लंबी पॉलिटिक्स में कांग्रेस सफल होती है। आपकी एक बेहतर छवि है, युवा नेता है, युवा मध्य प्रदेश का है, एक पॉलिटिशियन के रूप में आपको एडमायर करता है, ऐसा मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप से। मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, पिछले 15 साल में यहाँ पर छात्र राजनीति को बिल्कुल पूरी तरह से ठप कर दिया गया। मैं पूरे देश में देख रहा हूँ कि छात्र के नई पौध जो है राजनीति में आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। एक शिक्षा मंत्री होने के नाते आप इस ओर कैसे देखते हैं? भारत का लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जब हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, लोकतंत्र में ताकत देने की बात करते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती को आत्मसात करने की बात करते हैं, और बच्चों को शिक्षा में लोकतंत्र को जोड़ते नहीं हैं। प्रत्यक्ष प्रणाली में लोकतांत्रिक शिक्षा बच्चों को नहीं देना चाहते हम हमारे संस्थानों में। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि एक पॉजिटिविटी से हिंसा न हो, नफरत न हो, बच्चों की पढ़ाई पे असर न पड़े, उनका एजुकेशन स्टडी पर सहयोगात्मक रवैया हो, और प्रत्यक्ष प्रणाली से लोकतांत्रिक शिक्षा बच्चों को मिले। इसके लिए मध्य प्रदेश की ये सरकार, कमलनाथ जी की सरकार कटिबद्ध है। हमने हमारे वचन पत्र में कहा है आने वाले समय में इस छात्र संघ की प्रत्यक्ष प्रणाली से शिक्षा, इसको मैं चुनाव नहीं बोलता हूँ, शिक्षा बोलता हूँ, शिक्षा बच्चों को मिलेगी।
यानी कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन लेवल पे बच्चे करेंगे 100% और सीखेंगे। ये आपकी अपनी 100% विद्वता है आपने जाहिर की। एक विश्वविद्यालय है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकार विश्वविद्यालय, जो कि भोपाल में ऐसा कहा जाता है कि पत्रकारों की फैक्ट्री है। हर साल 300 पत्रकार वहाँ से निकलते हैं, 200 पत्रकार वहाँ से निकलते हैं। चर्चा का विषय है पिछले कई महीनों से, जब से आपकी सरकार का गठन हुआ है। और आरोप ये लगाया गया कि जो पिछली सरकार थी उसमें उसको संघ की कार्यशाला बना के रख दिया गया था, लेकिन जब आपकी सरकार आई तो परिवर्तन हुए, जांच लगे, कई लोग वहाँ से हटाए गए और नए लोगों की नियुक्तियाँ हो रही हैं। इसमें एक प्रश्न ये आ रहा है कि अभी जो चर्चा चल रही है कि माखनलाल से कुछ किताबों को हटा करके उसमें कुछ अलग तरह की किताबें रखी जा रही हैं, जबकि वो पत्रकारिता विश्वविद्यालय सभी किताबों को रखे रहने देना चाहिए। इस विवाद पे आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो आपका जो आंसर है, प्रश्न है, वो काल्पनिक है। आपको पता चला है, ऑथेंटिक आपके पास जानकारी नहीं है। कांग्रेस का विचार सब विचारों की इज्जत करने वाला विचार है। हम दूसरे विचार जो हमारा विरोध करता है या हर विचार ऐसा जो कांग्रेस पार्टी के विचार से नहीं मिलता है या महात्मा गांधी के विचार से नहीं मिलता, हम उससे नफरत नहीं करते। हटाने की बात नहीं हो सकती है, पर एक सकारात्मक विचार को जोड़ने की बात हो सकती है। महात्मा गांधी के सिद्धांत को आत्मसात करके नए बच्चों के भविष्य में डालने की बात हो सकती है। हिंसा को अहिंसा से जीतने की बात हो सकती है। तो हम हटाने पे, भगाने पे, मारने पे, नफरत करने पे हम विश्वास नहीं रखते। हम नए क्रिएटिव वर्क को पॉजिटिविटी से आत्मसात करने पे करते हैं। तो हम कोई किताबें हटा नहीं रहे हैं, पर नई किताबें जोड़ सकते हैं, क्रिएटिविटी है। चुनाव प्रचार में आपने एक पार्टी को लेकर के बयान दिया था, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी जीतू पटवारी पार्टी के लिए जाने जाते हैं या पार्टी जीतू पटवारी के लिए जानी जाती है इंदौर में? पहले मैंने अभी मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि मेरी पार्टी ने जो मुझे दिया, दूसरा उदाहरण इस देश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में नहीं मिलता है। ये 15-17 साल की पॉलिटिक्स में 3-3 बार एमएलए का टिकट, प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव, राहुल गांधी जी ने सीधे मुझे जिला अध्यक्ष से उठाकर इस पद पे लेके आए। तो मेरी पार्टी ने बहुत कुछ दिया मुझे, जो मुझे संतुष्टि की ओर अग्रसित करता है। ऐसा चर्चा है कि आप थोड़ा राहुल गांधी जी के क्लोज हैं, इसका फायदा आपको मिलता है। जब राहुल गांधी का आपने जिक्र कर दिया तो प्रश्न मेरा आ गया। राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता है, सच्चे नेता है, ईमानदार नेता है, आम आदमी के नेता है, गरीब की सोचते हैं। मैं समझता हूँ मेरे जैसे मिडिल क्लास के व्यक्ति को उन्होंने उठा के योग्यता के आधार पर अगर कहीं भेजा, इसका मतलब है कि उनमें पहचान है। मेरी एक की नहीं, ऐसे हजारों लोग भेजे हैं। तो ये बात सही है कि राहुल गांधी जी आप परिवार के लोगों से प्यार करते हैं, नेता है हमारे। पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने जिस बात का जिक्र किया, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उसकी पार्टी के लिए ये कहा कि आपकी पार्टी जाएगी तेल लेने। मैं उसको कभी छुपाता नहीं हूँ। राजनीति में जो मुहावरे चलते हैं कि आप हमारे मालवा के क्षेत्र में कि यार तू ये काम नहीं कर पाएगा, ये तूने नहीं किया, या आप ऐसा नहीं कर सकोगे, इसी को इस पार्ट पे ये कहते हो कि ये ऐसा होगा। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को पार्टी के लिए कहा था और मैंने कभी उसको डिनाई नहीं किया, मैंने स्वीकार किया और मैं मेरी बात पे खरा उतरा और बाद में वो हुआ, इसका मतलब है मैं सही था। तो उसको मैं किसी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है मुझे, या मैं वापस अपने शब्द नहीं लेना चाहता। मेरे भाव जब भी वही थे और वो सत्य निकले और मैं सही था। लोकसभा चुनाव में भी वही भाव है, वही सत्य निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए लोग? मुझे आपसे प्रति प्रश्न करता हूं मैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले जो बातें कही, वो काले धन की हो, 15 लाख की हो, एक के बदले 10 सर लाने की हो, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को हो, किसानों के हालात को लेके हो, पाकिस्तान को लाल आंख और चाइना को 2 हाथ करने की हो, किस जगह नरेंद्र मोदी पास हुए? जो उन्होंने बोला उसके विपरीत देश 8.7% 45 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हो गया है विश्व में। आप आर्थिक किसानों के आत्महत्या का स्केल पूरे देश में पिछले 15 साल में जितने नहीं हुए उतना हो गया, इस साल बड़ा हुआ है। मुद्दे पे मेरे मुद्दे पे ही ये मुद्दे हैं इस देश के। आप ये बताओ, किसानों के डबल आय करने की बात हुई थी, किसानों की आय घट गई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? महंगाई पे बात हो रही थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल 54 रुपया था, 53 रुपया था, अब 100 रुपये के आसपास है, 98 रुपये के, 92 रुपये के। क्या हुआ महंगाई की मार का? सिलेंडर 400 रुपया था गैस का सिलेंडर, 1000 रुपये से ऊपर, 1100 रुपये से ऊपर हो गया। क्या हुआ महंगाई की मार का? आप ये बताओ कि नरेंद्र मोदी जी क्या काम ऐसा किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने किया। इस देश में हिंदू मुसलमान की बात ज़्यादा की, इस देश में उन्होंने किया पाकिस्तान का डर बता के यहाँ के हमारे परिवार के लोगों को
एक छोटा सा देश जिसकी कोई हस्ती नहीं, जिसकी विश्व लेवल पे कोई वैल्यू नहीं, उससे कंपटीशन करके हमारे देश का, हमारी कंपटीशन अमेरिका से है, चाइना से है, हमारी उन्नत देशों से है। आपको पता है कि हमारा देश आज पहले विकसित देशों की गिनती में आखिरी अंतिम पायदान पे आ गया था, वापस नीचे 3 रैंक उतर के वापस विकासशील देशों में आ गया। एक हमेशा कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बिल्कुल। दूसरी दिशा में भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू राष्ट्र का मुद्दा लेकर आगे बढ़ती है। उसके बाद जो हिंसात्मक चीज़ें, गुरुग्राम जैसी घटनाएं हो रही हैं, इस पे आपका क्या स्टैंड है? ऐसा है, 2 बातें। जो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा करते हुए धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया, और जब हमारा बंटवारा हुआ उसका भी आधार लगभग वैसा ही बना। कोई देश विश्व में जो धार्मिक आधार पर इकट्ठा हुआ वो एक नहीं रह सका, एक धर्म के आधार पे। पाकिस्तान उसका ज्वलंत उदाहरण है। इस्लामिक देश था, 2 देश हो गए। हमारा मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस देश में अपने धर्म का, मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मेरी पूरा पूजा आराधना आध्यात्म सब हिंदू पद्धति से चलता है, रीति रिवाज हिंदू पद्धति से चलते हैं। इसका मतलब है कि दूसरा कोई धर्म हो उससे मेरी नफरत हो, ये इंसानियत नहीं कहती है, ईश्वर नहीं कहता है, भगवान नहीं कहता है, मेरा धर्म नहीं कहता है, आध्यात्म नहीं कहता है, हिंदुत्व नहीं कहता है। तो कांग्रेस पार्टी इस विचार पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल लाभ और हानि के हिसाब से हिंदुत्व का उपयोग करके दूसरों को गाली देके नफरत फैला के अपनी उन्नति करना चाहती है। तो इस अंतर को तो मुद्दे चर्चे में है, ये मुद्दे इस समय राष्ट्रीयता की जहाँ तक बात आती है और जिस तरह से नहीं, पर इसका मेरा आपसे प्रश्न नहीं हुआ कि आप ये बताएं कि जब मैं ये करता हूँ, ये कांग्रेस ये बात करती है, तो देश के हित में क्या है, इंसानियत या हिंदू और मुसलमान? उत्तर दें आप इसका। नहीं, निश्चित रूप से इंसानियत की ही बात होनी चाहिए राजनीति में, जिस तरह से उम्मीद कर रहा हूँ। बात बढ़ गई, थोड़ा एक प्रश्न और हो जाए यहाँ पर। ये प्रश्न मेरा इसलिए है क्योंकि अभी तो मीडिया में चर्चा आप सुन रहे होंगे कि पूरा मीडिया एक 3-4 मुद्दों को लेकर फिक्स है, जो हाइपोथेटिकल है पूरी तरह से, जिसका ग्राउंड से या धरातल पर कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही मीडिया में। और जो ये राष्ट्रीयता के मुद्दे हैं, जिसे कहते हैं कि हाइपर नेशनलिज्म का जो अल्ट्रा नेशनलिज्म जो चल रहा है देश के अंदर, उस पर जो चर्चा चल रही है, मीडिया उसके आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है एजेंडे में। ऐसे में सर एक क्वेश्चन मेरा ये भी आता है कि एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस जब संसद में बैठती है तो कई ऐसे मुद्दे आते हैं जहां पर वो एक विपक्ष की तरह नहीं बोल पाती है। जैसा कि मेरा अपना मानना है, पार्टी फंड को लेकर के जो उसके आने का सिस्टम है, जो दुनिया के बॉन्ड खरीदे जाने की बात की गई और जिसपे सहमति दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं बोला संसद के अंदर और फिर पास हो गया। और जब अल्टीमेटली फंडिंग आ रही है डिफरेंट कॉर्पोरेट से आ रही है, जो सरकारें का गठन होगा तो निश्चित रूप से मुद्दे पे काम करेंगे नहीं और अल्टीमेटली इन्हीं मुद्दों पे फिर से चर्चा होना शुरू हो जाएगी। तो उसमें क्या विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने पिछले 5 साल में ठीक से निभाई? अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती तो नरेंद्र मोदी को ये देश, प्रधान सेवक को ये देश चौकीदार को चोर क्यों कहता? राफेल डील का मुद्दा कैसे आता? ये नरेंद्र मोदी जी के मेहुल चोकसी, छोटे मोदी और माल्या और इनके पकड़ाते कैसे? अगर कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई होती तो अमित शाह का बेटा 50,000 रुपये से 80 करोड़ की कंपनी कैसे बना लेता? ये जनता ये मार्केट में कैसे आता? ये भ्रष्टाचार न खाऊंगा न खाने दूं के नारा देने वाले प्रधानमंत्री ये खाने भी लगे और खिलाने भी लगे, ये एहसास कैसे होता? ये भाव, ये भावना कि इस देश में पॉलिटिकल केवल लाभ के लिए ईमानदारी का मुखौटा पहनूं और एक व्यक्ति अनिल अंबानी उसको 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा दूं, ये कैसे होता? 30,000 रुपए के फायदा पहुंचाने वाले व्यक्ति के भाई ने 450 करोड़ रुपया भरा जब वो जेल से बचा। मैं समझता हूं कि अपने आप में इस बात का घोतक है कि नरेंद्र मोदी बायस्ड है, किसी के लिए देश का हित करते हैं, तो ये कैसे संभव होता? आप ये बताओ कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती होती तो नरेंद्र मोदी तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाने नहीं देना चाहते थे, कैसे आता? ऐसे तमाम मुद्दे हैं, डिफेंस के मुद्दे हैं। आप ये कांग्रेस पार्टी लेके आई कि इस देश में नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने 470 सैनिकों की शहादत हो गई और सिविलियंस 3,000 से ज़्यादा मारे गए, जो देश में अपने आप में इतिहास है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर कांग्रेस विपक्ष में नहीं होती, बात नहीं करती होती, तो ये मुद्दा कैसे उठता कि नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर की नीति के कारण आज कश्मीर के 80-90% लोगों ने वोट नहीं डाला।
जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपीए की थी जब 70% 76% वोट डाला था। ये बातें कैसे देश के सामने आती। मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि जो मीडिया होता है, मीडिया हाउसेस होते हैं, मीडिया से जुड़े लोग होते हैं, आज मैं उनको चुनौती नहीं देता हूँ, पर प्रायः पहले जिस तरीके से ऑनेस्टी से बात करते थे, बहादुरी से बात करते थे, अपनी बात को कहने के लिए नफ़े नुकसान नहीं देखते थे, आज उसकी कमी आई है, इसको नकार नहीं सकते हैं। लोग सत्ता की ओर, ऐसे संस्थान सत्ता की ओर लाभ के साथ अपने बात कहने लगे हैं। सर, जब विपक्ष की भूमिका की बात आती है तो निसंदेह मैंने देखा है कई सरकारें जब बदलती हैं और विपक्ष रहते हुए सरकारों पे जो आरोप लगाया जाता है, जो सरकार स्थापित है और जो विपक्ष स्थापित है, सरकार पर विपक्ष के जितने आरोप होते हैं खास करके भ्रष्टाचार के संदर्भ में, वो सत्ता में आते ही भूल जाती है सरकार। मतलब विपक्ष जैसे सरकार की भूमिका में होती है वो भूल जाती है। व्यापम के बारे में मुद्दा उठाया गया आपके चुनाव में जब प्रचार चल रहा था, लेकिन सरकार बनने के बाद से मुझे नहीं लगता किसी मंत्रालय में किसी की कोई भनक आई हो, मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोला हो, आपसे भी मैंने कोई वक्तव्य इस संदर्भ में नहीं सुना। तो व्यापम पे क्या चल रहा है? बिल्कुल सही हो आप, इसको मैं नकार नहीं सकता कि सत्ता आने के बाद वो मुद्दे जो हम विपक्ष में रहते हुए उठाते हैं, सत्ता आने के बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक हमारी सरकार का प्रश्न है कि व्यापम की बात हो, CS घोटाले की बात हो, किसानों के आत्महत्या की बात हो, किसानों पर गोली चलाने की बात हो, उनकी हत्या करने की बात हो, ये मुद्दे ज्वलंत थे जो हमारी सरकार के रहते हुए हमने विपक्ष में उठाए थे। मैंने विधानसभा में कई बार इसको रेस किया था। पर यह जरूर है कि 2 महीने की हमारी सरकार है, 3 महीने का हमारा कार्यकाल है, उसमें इन मुद्दों पे हमें कार्रवाई करनी है, उसकी हम भूमिका बना रहे हैं, जांचें हो रही है और जो दोषी लोग होंगे, चूँकि व्यापम को लेकर हाई कोर्ट के दिशा निर्देश हुए, सुप्रीम कोर्ट तक बातें गई, उसके बाद सरकार को अब किस तरीके से इसमें निर्णय लेना है उस पर एक रिसर्च वर्क चल रहा है। किसानों की आत्महत्या और किसानों की हत्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बनाई है। व्यापम के साथ हमारे CS घोटाले को लेकर एक समिति बनाई जिसका मैं भी सदस्य हूँ। तो कुछ बातें अखबार के नहीं, या कार्रवाई को सही रूप में सही दिशा में करके दोषियों को सजा देने तक ले जाना चाहिए और उस पर हमारी सरकार बढ़ रही है। बुंदेलखंड को लेकर के मेरा एक प्रश्न है। बुंदेलखंड बहुत 15 साल में या किसी मैं आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक उसकी सबसे बड़ी समस्या है स्टोरेज ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर सूखा लेवल ज़्यादा रहता है, इसलिए स्टोरेज ऑफ वाटर की जरूरत होती है। और बार चर्चा इंटेलेक्चुअल्स में ऐसी होती है कि उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर जो उनका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, दोनों सरकारों को मिलकर कुछ इस तरह का करना चाहिए जिससे कि किसानों को लाभ मिले। उसमें पैकेज बनते हैं, घोटाले भी उसमें होते हैं और कुछ हुआ नहीं आज तक। उसमें सरकार क्या सोच रही है? नहीं, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंडी क्षेत्र जो है वो ज़रूर हमने राहुल गांधी जी ने जब हमारी यूपीए की सरकार थी बहुत बड़ा पैकेज दिया जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, इसको नकार नहीं सकते। हालात वहीं के वहीं है, बस से बदतर है। इसके लिए कौन दोषी है, इसके लिए पारदर्शी एक नीति की आवश्यकता है। मैं चिंता का विषय है और इस देश यही चिंता के विषय को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ये 72,000 की ऋण माफी की या न्यूनतम सहायता की बात करने लगे हैं। व्यक्ति को डायरेक्ट बेनिफिशियल जब बनेगा तो मैं समझता हूँ विकास उसकी ओर आगे दौड़ेगा और उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी विचार करती है। बुंदेलखंड का भी इसमें जब गरीबी को हटाने की बात करते हैं तो वहाँ के प्रारंभिक परिवार के व्यक्ति को इस तरह की न्यूनतम आय की बात करनी पड़ेगी और वही लागत है और उस पर और विचार किया जाना चाहिए, किया जा रहा है। लगातार आप लोग जब धर्म की राजनीति की बात होती है या हिंदुत्व की बात होती है तो उसका खंडन करते हैं, पर पिछले 1 या 1.5 साल में देखा जा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ये किसने कहा? मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग अपने जो धर्म है उसको जीते हैं, उससे जीवन यापन करते हैं, उससे मोक्ष चाहते हैं। हिंदू है तो हिंदू से, मुसलमान है तो इस्लाम से। सर मेरी पूरा उत्तर, आप ये बताओ कि प्रियंका गांधी एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, उनके पिता, उनके दादा, उनके परिवार के और सदस्य, तो वो पूजा पद्धति और विश्वास और भरोसे के साथ उसके धर्म को अपनाते हुए अगर आत्मसात करके मंदिर जाती है तो आपत्ति क्यों होना चाहिए? राहुल जी जाते हैं तो किसको पर? ये भारतीय जनता पार्टी का पेट क्यों दुखता है? अगर ये जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा पेटेंट है, हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इसलिए तो खत्म हो जाएगा, इसलिए सवाल खड़े करते हैं।
राहुल गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि धर्म के आधार पे हमें वोट दीजिए, या जी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात में हम लोग नहीं, वो तो वो इसलिए पूछ रहे हैं पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो सभी धर्मों के प्रति अपना सम्मान रखना चाहिए, ये भारत का संविधान कहता है। तो हम हमारे धर्म की आस्था से मोक्ष पाना चाहते हैं, आध्यात्म करना चाहते हैं, और दूसरे धर्म के वहाँ जाकर उनके मजार या मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च में जाकर वहाँ का दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहते हैं। तो इस पे आपत्ति क्यों है? नहीं, आपत्ति नहीं है, इस बात से पूरी तरह से हम सहमत भी हैं। लेकिन एक प्रश्न ये है कि इस बात से भी बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने मौके पर इस तरह की राजनीति देश में की है पिछले 70 साल में। और एक ताजा उदाहरण के साथ मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा इसी संदर्भ में कि भी एक मामला सामने आया था गौकसी का। उसमें 2 लोगों के खिलाफ आतंकवादी विरोधी कानून के साथ कार्रवाई की गई मध्य प्रदेश में। पिछली सरकार में भी ऐसा किया गया 15-17 में, जिसमें बीजेपी के ही कार्यकर्ता एक शामिल थे, उसके खिलाफ मुसलमान था वो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जब इस तरह की चीजें नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का पूरा गाइडलाइन है कि द लोकल लॉ ऑफ द लैंड कैन डील विद द सिचुएशन, तो देन अदर लॉ कैन नॉट बी इवोक्ड। तो क्यों कमलनाथ जी ने इस पे कोई सक्रिय ध्यान नहीं दिया, और क्यों कप्तान साहब ने ये कार्रवाई की, जबकि उसके लिए हमारे पास काउ प्रिवेंशन एक्ट है? ऐसा है कि एक दौर था जब गाय के नाम पर किसी प्रकार की मॉब लॉन्चिंग की स्थिति बनती रहती थी। मध्य प्रदेश में उस पर बहुत अंकुश लगा। जहाँ तक प्रश्न है, ऐसी घटनाएं छुटपुट जो घटती है हमारे इस दौरान आई, हमने उस पर सख्ती से पालन किया, पर हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि उससे प्रदेश का माहौल भी ठीक रहे। हम किसी की भावनाओं को अहित भी नहीं करें और कानून अपना काम भी करें। तो हम सकारात्मक सोच के लोग हैं। हम स्टंट करके, परेशान करके, किसी को तकलीफ देके, किसी को एकदम बचा के हम किसी प्रकार का किसी को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। हम काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। जो कार्रवाई की गई इस पे जरा सा एक और वक्तव्य आप दे दीजिए। जो कार्रवाई की गई इसमें काउ प्रिवेंशन एक्ट खुद में इतना सख्त कानून है, इसमें कई महीने की जेल है और भी सारे मामले हैं, इसमें जुर्माना। पर्टिकुलर केस का जहाँ तक प्रश्न है वो कानून के संबद्ध है, कोर्ट में भी गया है। मैं इस पे जवाब और सवाल में नहीं जाना चाहता, पर जरूर है कि गो हत्या को लेकर, गाय की सेवा को लेकर, गाय गौशाला के संवर्धन को लेकर, गो माता के संवर्धन को लेकर कांग्रेस की ये सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और संकल्पित है। कहिए कैसा लगा आपको इंटरव्यू? कहीं आपको इस तरह के शब्द सुनने को मिले, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, एयर स्ट्राइक, मुद्दे पे बात होनी चाहिए, मीडिया नहीं कर रही इस वक्त। और हम प्रयास करेंगे जिससे भी बात करें बहुत ही पारदर्शिता के साथ बात करें, और बात करने वाला भी अच्छे से जवाब दे, कोई राजनीति ना हो और जनता के लिए जवाब हो, जनता के लिए जवाबदेही सुनिश्चित हो। और प्रश्न अगर उस तरह से किए जाए तो उत्तर भी निश्चित रूप से उस तरह से आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के दौर के जो पत्रकार हैं, टीवी में स्टूडियो में बैठने वाले शाम को 8 बजे, वो उस तरह का प्रश्न ही नहीं उठाते, उस तरह का चर्चा का विषय ही नहीं उठाते। हम बात कर रहे थे जीतू पटवारी से, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमको समय देने के लिए। हमारे साथ थे कैमरे के साथ जो हमको सपोर्ट करते थे, शिवम जी, जिन्होंने प्रश्न भी किया, तो हम दोनों ने मिलकर के इंटरव्यू लिया। अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया हो तो अगला इंटरव्यू का वेट करिए, जो कि गोपाल भार्गव का अपलोड होगा अगले दिन। धन्यवाद।